हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज न्यूमेरिकल का एक और लेक्चर लेके हम आए हैं। आई होप कि पढ़ाई ठीक चल रही होगी और ठीक से पढ़ रहे होगे आप। देखो, न्यूमेरिकल करते रहना है, प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा आप कर सको, क्योंकि अगर फिज़िक्स को अच्छी तरह समझना है कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा है क्या वो आपको टोटली ग्रास्प हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। तो आज वर्क एनर्जी पावर का हम न्यूमेरिकल का एक और लेक्चर लेके आए हैं। तो आज हम बेसिकली न्यूमेरिकल रिलेटेड टू पावर पढ़ेंगे। पावर, देखो पावर आपको पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम। या आप कह सकते हो 1 सेकेंड में जो आपने काम किया है, वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। इसकी ऐसा यूनिट वॉट होती है, पता है। अब हम वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं अपॉन में टाइम। अब आपको पता है वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है, तो आप पावर को चाहो तो एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। आपको ये भी पता है एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² अपॉन टी। पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है mgh अपॉन टी। तो पावर के इतने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। एक चीज और है, कभी कभी अगर आपको देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स को अलग ले लो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू वेलोसिटी होता है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी भी पावर आ सकती है। फॉर्मूले कई हो सकते हैं, हमें देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और हम उसको कैसे अप्लाई करें। क्लियर है? तो इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वही तरीका अपना पुराना वाला। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, खुद ट्राई करोगे, स्क्रीन को पॉज करके, नहीं आएगा तब सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना, वो ज़्यादा बेटर है। तो देखो, सिंपल क्वेश्चन, अ 50 kg पर्सन climbs stairs of total height 60 meter in 2 minutes. Calculate power delivered. अब ध्यान से समझना, 50 किलो का आदमी 60 मीटर ऊंचाई पे 2 मिनट में चढ़ जाता है। आपको बताना है उसने कितनी पावर दी है। देखो, खुद ट्राई करो। मास आपके पास कितना है? 50 kg। सिंपल। हाइट आपके पास कितना है? 60 मीटर। और टाइम कितना है? 2 मिनट। यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये भी ऐसा ही सिस्टम है, ये भी ऐसा ही सिस्टम है, मिनट ऐसा ही सिस्टम नहीं है। आप जानते हो टाइम को सेकंड में लेते हैं, तो यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे। 2 × 60 = 120 सेकेंड। तो टाइम आपका 120 सेकेंड का आ गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो, ये बंदा यहाँ पर था जिसकी हाइट यहाँ पर 0 थी और ये 60 मीटर पे आया है, तो आप जानते हो वर्क डन कितना होगा। अगर मैं पावर का फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ पर इसके पास जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, बेशक स्टेयर्स से जा रहा है, ये नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो ये जितना काम करेगा इट विल कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो उस केस में पावर के लिए आप क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh डिवाइडेड बाय टाइम। मास कितना है? 60। g कितना है? 10 ले लेता हूं मैं। h कितना है? 60 डिवाइडेड बाय 2 × 60। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 300 वाट। ये पावर आ गई। यूनिट लिखना ना भूलें। जब आप पावर लिखोगे, बच्चे क्या करते हैं? 300 लिख देते हैं, यूनिट लिखते नहीं। पावर की यूनिट होगी वाट, ध्यान रखें आप। आंसर पूरा लिखें, यूनिट लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर यूनिट भूलोगे तो मार्क्स कटेंगे।
तो यूनिट का ध्यान रखें कि किसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, और यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अक्सर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आई होप कि ये फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, फॉर्मूले लिख लो ताकि याद रहेगा आपको कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। नोट डाउन क्वेश्चन भी करने हैं, बेशक आंसर आप खुद ट्राई करो। क्वेश्चन, कैलकुलेट द पावर ऑफ an engine required to lift 10 की पावर 6 kg of coal per hour from 360 meter डीप। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट। देखो आपको पता है कि कोयला खदानों में होता है, जमीन के नीचे होता है। जब हम कोयले को निकालते हैं तो उसको ऊपर लाना पड़ता है। ऊपर लगाने के लिए हम लोग लिफ्ट यूज़ करते हैं, और लिफ्ट एक मशीन से चलता है, जो मशीन उसको एनर्जी सप्लाई करता है। अब आपको 10 की पावर 6 किलो कोयले को जमीन के नीचे से 360 मीटर गहराई से ऊपर लाना है। तो ऊपर लाने के लिए जो इंजन यूज करना पड़ेगा उसकी क्या पावर होगी, ये आपको निकालना है। देखो खुद ट्राई करो बेटा, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर देखो मास कितना है, 10 की पावर 6 kg कोयले का जो आपको ऊपर उठाना है। कितनी ऊंचाई तक लेके आना है, 360 मीटर। सिंपल, कोयले को नीचे से ऊपर लाओगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो आप। तो अब यहां पर भी जो पावर आएगा वो mgh डिवाइडेड बाई टी आएगा। यहां टाइम का पंगा है। टाइम आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड पर आवर, 1 घंटा। टाइम इज 1 आवर। 1 आवर, अब आपको पता है 1 आवर तो ऐसा ही सिस्टम है नहीं। इसको क्या करो, 1 आवर में सेकंड कितने होंगे, 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड, इतने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। तो पावर निकालनी है। मास की जगह 10 की पावर 6, जी की जगह 10 और एच की जगह 360। सिंपल क्वेश्चन है ये। 3600, ये सब कैंसिल आउट। 10 की पावर 6 वॉट, और आप जानते हो 1 किलो वॉट जो होता है वो 10 की पावर 3 वॉट होता है। तो आप चाहो तो इसको 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 कर दो, और यहाँ वॉट रहेगा, इसकी जगह किलो वॉट लिखोगे तो 10 की पावर 3 किलो वॉट। KW लिख देते हैं किलो वॉट के लिए, सिंपल। चाहो तो ऐसा कर लो, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, ये आंसर भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं अपनी मार्कर में। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। होता क्या है कि अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए बच्चे, तो हमारा सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो हैं वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। लैंग्वेज समझने में हमको टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आता है। अगर हमें लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होंगे। शुरुआती दिनों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाना है। फॉर्मूला देख के आप क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो अगर आप लैंग्वेज को समझने लग गए तो। थोड़े टाइम की बात है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, उसके बाद अपने आप न्यूमेरिकल्स की स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, समझ में आने लगेगा, इजी हो जाएगा। और नहीं करोगे, इससे बचोगे तो ये प्रॉब्लम करता जाएगा आपको। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये कहता है वाटर इज pumped out of a well
10 meter deep by means of a pump rated 10 kilowatt. Find efficiency of the motor if 4200 kg water is pumped out every minute. अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये। देखो क्या कर रहा है ये, 10 मीटर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। हमारे पास कुएं की जो गहराई है वो 10 मीटर है जहां से पानी बाहर आता है। और कितना पानी बाहर आता है, कितना मास बाहर आता है, 4200 kg। कितने टाइम में आता है, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 10 मीटर गहरे कुएं में से पानी आता है। तो वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन बाय पंप। पंप कितना काम कर रहा है देखो, mgh यानी 4200 जी कितना है 10 और h कितना है 10। इतना काम कर रहा है, यानी आउटपुट पावर ऑफ पंप। पंप जो आपको दे रहा है, पंप कितना दे रहा है आपको, इतना काम कर रहा है पंप कितने टाइम में, 60 सेकेंड्स में। तो आउटपुट पावर कितनी हो गई, आउटपुट पावर को मैं पी आउट ले लेता हूं और ये होगा 4200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60 वॉट। यह आउटपुट पावर हो गई। अब देखो क्या दे रखा है, वाटर इज पंप आउट फ्रॉम 10 मीटर डीप बाय मींस ऑफ अ पंप रेटेड 10 किलोवाट, यानी रेटिंग ऑफ पंप, रेटिंग ऑफ पंप, पंप की रेटिंग है 10 किलोवाट, यानी आप लिखोगे 10 और साथ में 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10,000 वॉट। ये पंप की रेटिंग है। मतलब रेटिंग मतलब पंप को चाहिए कितना चलने के लिए, चलने के लिए इसको 10,000 वॉट चाहिए, 10,000 वॉट इसको चाहिए, तब ये पंप चलेगा। और काम कितना कर रहा है, इतना। आउटपुट आपको इतना दे रहा है, इनपुट में ये इतनी पावर खाएगा, आउटपुट में ये इतनी पावर देगा। तो एफिशिएंसी हमें पता है, एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू में 100। सिंपल। अगर आपको किसी की भी एफिशिएंसी निकालनी है तो जो आपको काम मिल रहा है, जितनी एनर्जी आपने खाई उससे डिवाइड कर दो। मैं काम कर रहा हूं, मुझे काम करने के लिए मान लो 100 जूल एनर्जी चाहिए और मैं 50 जूल का ही काम करता हूं, तो आउटपुट 50 जूल, इनपुट 100 जूल इंटू 100। जैसे मान लो आपको किसी से कोई काम करवाना है और आपने उसको 100 रुपीज़ दिया है कि ले भाई 100 रुपीज़ और ये काम करके आ, और आपका काम होना है सिर्फ 50 रुपीज़ का, और इसका मतलब 50 रुपीज़ वो खा रहा है। आपने इनपुट लगाए 100 रुपीज़ का और आउटपुट आया 50 का, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यानी 50%। 100 रुपये लगाने पे 50 रुपये का काम हो रहा है, मतलब एफिशिएंसी 50% है। ऐसे ही हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखो आउटपुट कितना था हमारे पास, ये रहा 4200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60। आउटपुट कितना है, सॉरी इनपुट कितना देना, ये रहा आउटपुट, तो यही था
इनपुट में ये इससे और डिवाइड कर दो, ये रहा 10,000। क्लियर है? देखो 2 बटे लगाने की जरूरत तो है नहीं, ये चलो एक स्टेप और कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा 4200। अच्छा, एफिशिएंसी के लिए 100 से और मल्टीप्लाई करना है। ये आउटपुट था, इनटू में क्यों कर रहा हूँ, ये आपका आउटपुट था, ये आपका इनपुट है, और इनटू में 100 आ गया है ना। तो यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 100, और यहाँ 60, और यहाँ 10,000। कैलकुलेशन में यहाँ कर रहा हूँ, देखो 4200 एफिशिएंसी ऐसे लिखते हैं, छोटा एन लिख करके उसकी टांग खींच दो, ये एफिशिएंसी एटा बोलते हैं, सिंबल है ये। 4200 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1 2 3 4 10,000। देखो 1 2 3 ये रहे, पूरा कैंसिल आउट, इससे भी ये कैंसिल आउट, 70, और क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था तो परसेंटेज आ जाएगा, एफिशिएंसी 70% होगी, क्योंकि इनपुट ये 10,000 वॉट खा रहा है और आउटपुट सिर्फ इतना दे रहा है, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इक्वल टू एफिशिएंसी। इस तरह से एफिशिएंसी वाले सवाल भी आप पे आते हैं। याद रखना, एफिशिएंसी अगर निकालना है तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100, सिंपल तरीका है एफिशिएंसी निकालने का। आई होप समझ में आया होगा। स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन कर लो। दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आपको चैप्टर की पूरी वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। हर चैप्टर की मैंने अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, 9, 10, 11, 12 चैप्टर वाइज फिजिक्स की, तो आप प्लेलिस्ट देखें। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैकेनिकल पावर provided by internal forces within the body of a person of mass 80 kg who runs up a flight of stairs rising a vertical distance of 10 मीटर in 5 सेकेंड। देखो एक बंदा है 80 किलो का है और वो जीने पे चढ़ता है, 10 मीटर हाइट का जीना है, 5 सेकेंड में चढ़ जाता है। तो उसकी जो बॉडी जो उसको एनर्जी दे रही है उसकी पावर कितनी होगी। याद रखना, जब हम ऊपर चढ़ते हैं, हम कोई काम करते हैं, तो काम करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी मस्कुलर फोर्सेस से आती है। हमें मसल से जो हमने खाया हुआ है उससे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी रिलीज़ होती है और उसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। अगर कोई नहीं खाएगा तो वीक हो जाएगा, उसके पास एनर्जी नहीं है। अच्छा, जो ज़्यादा तगड़ा होगा, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, फिजिक अच्छा होगा, वो बहुत जल्दी चढ़ेगा। तो ये बॉडी की अपनी पावर है कि कौन कितनी पावर को डिलीवर करता है। ये जो बंदा है वो 80 kg का है, इसका मास कितना है 80 kg हमको गिवन है, और ये हाइट कितनी चढ़ रहा है 10 मीटर। टाइम कितना है 5 सेकेंड। सिंपल है, पावर तो सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ इसके पास फिर से पोटेंशियल एनर्जी आएगी,
थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी गई है। जब बंदा ऊपर चढ़ेगा मसल्स ही फोर्स देंगी, इंजन तो लगा नहीं हुआ, हमारा इंजन तो हमारी बॉडी है, तो हमें मसल्स ही फोर्स देगी और वो फोर्स का वो जो मसल्स ही हमें पावर देगी। और वो पावर कैसे कैलकुलेट कर देंगे, कितना काम आपने किया है, दिस इज mgh, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, यानी टाइम। मास कितना है 80, g कितना है 10, h कितना है 10 डिवाइडेड बाय 5, 16 आ गया, 1600 वॉट, ये पावर आ गई आपकी। सिंपल भाई। 80 किलो मास आपको अपना ही तो मास ऊपर लेके जाना है 10 मीटर तक, तो आपने वर्क डन इतना किया, 5 सेकंड में किया, आपकी पावर 1600 वॉट आ गई। या उस एथलीट की पावर 1600 वॉट आ गई, जो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो इंजन लगा हुआ है जिसने उसको पावर दी वो 1600 वॉट का है। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है क्वेश्चन की, और जब हम करते जाएंगे प्रैक्टिस तो हमें समझ में आता जाएगा। नोट डाउन कर लें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट, अब आजकल तो चलते नहीं 100 वॉट, आज तो एलईडी चल रही है आजकल, 5 वॉट 12 वॉट इनकी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट इज यूज्ड फॉर 5 आवर पर डे। कैलकुलेट the units of energy consumed in the month of June by the bulb। और देखो आपके हमारे घरों के अंदर हम बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसके अलावा उसके हिसाब से हमारा मीटर का बिल आता है। हम महीने के लास्ट में देखते हैं कि हमने 100 यूनिट कंज्यूम की, 200 की, 500 की, 600 की, कितनी यूनिट हमने कंज्यूम की है, और उसके उसी हिसाब से पर यूनिट रेट फिक्स होता है गवर्नमेंट का, कि अगर कॉमर्शियल है, आपका डोमेस्टिक है, अपने घर में यूज़ कर रहे हो या फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हो, उनके रेट अलग अलग होते हैं बेटा। एग्रीकल्चर के रेट अलग हैं, डोमेस्टिक के अलग हैं जो घर में यूज़ करते हैं, और कॉमर्शियल के अलग हैं, हर यूनिट का। और आप जानते हो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और इसको बोलते हैं 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स, इतना होता है। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, जब हमने कन्वर्जन किया था। दिस इज कॉल्ड द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट है ये। अब आप देखो आपके पास बल्ब जो है उसकी पावर कितनी है, 100 वॉट है, और वो पर डे टाइम जो यूज होता है वो 5 घंटे यूज करते हैं इसको हम। तो 5 घंटे हैं तो 5 × 60 × 60, ये आपके पास सेकंड आ गया, ये सेकंड में आ गया आंसर, टाइम सेकंड में आ गया। क्लियर है। और अगर मैं जून की बात करूं, जून मंथ में ध्यान रखना कितने डेज होंगे, 30 डेज। अब भाई इसने जून के पूरे महीने का बिल पूछा है आपसे कि अगर एक ही बल्ब जलाओगे तो कितनी यूनिट होगी, ध्यान रखें आप। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम कैलकुलेट कर देंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल। आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर एनर्जी निकालनी है जो कंज्यूम होगी, उसके लिए क्या करोगे, पावर इनटू टाइम करोगे। बल्ब की पावर कितनी है, 100 वॉट। टाइम कितना है, ये एक दिन के सेकंड्स हैं, ये एक दिन में इतने सेकंड होते, 30 डेज यूज करना है आपको। तो कितना होगा, 5 × 60 × 60, ये तो एक दिन का हो गया, और पूरे जून के लिए इतने जूल एनर्जी आपका जो बल्ब है
पूरे जून के महीने में यूज़ करता है। 100 वॉट पावर है, ये एक दिन का टाइम है और ये 30 से मल्टीप्लाई करके पूरे जून के मंथ का आ गया। क्योंकि आप जो एनर्जी यूज़ कर रहे हो 5 घंटे यूज़ कर रहे हो, 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं 60 × 60 और 30 डेज हैं, तो टोटल सेकंड्स आ गए। जून के मंथ में अगर आप 5 घंटे यूज़ कर रहे हो तो इतने सेकंड्स होंगे, 5 × 60 × 60 × 30। दिस इज द एनर्जी कंज्यूम इन द मंथ ऑफ जून बाय द बल्ब। अब आपको यूनिट कैलकुलेट करना है। अब आप जानते हो 1 यूनिट इतनी होती है, तो अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करनी है तो क्या करो, ये जो आपके पास है इसको 3.6 × 10⁶ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि इतने जूल मतलब 1 यूनिट इतने जूल के बराबर होता है और आपके पास इतने जूल है, तो यूनिट कैलकुलेट करने के लिए 1 यूनिट की जो एनर्जी है उसको टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दिया हमने। अब आप देखें, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो यहां मुझे 1 डालना पड़ता है और देखो 6 है, ये 10⁶ है, तो 1 यहां से गया, 2 3 4 5 6 सारे 0 कैंसिल आउट। अब देखो ये और ये भी कैंसिल आउट, तो बचा कितना, 5 × 3, यहां से 5 बचा, यहां से 3, 15 यूनिट। यानी जून के महीने में आपको 15 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। और एक सिंपल तरीका है, देखो एक सिंपल तरीका है, 1 डे यूनिट इन 1 डे, सिंपल देखो, एनर्जी इन 1 डे, एक दिन की एनर्जी निकाल लो आप, 60 × 60 × 50, ये आ गया ना, सॉरी ये रहा, ये एक दिन में यूज होने वाली है ना, ये है, ये टाइम है और × 100। तो देखें आप, 1 2 3 36 × 10⁴ और × 5। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना, यहां 100 और यहां भी 100, सिंपल। तो यहां क्या होगा, 36 × 10⁶ और यहाँ पर 5/100। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20, यहाँ करोगे 1.8, सिंपल, तो 1.8 × 10⁶ जूल, ये आप एक दिन में यूज़ कर रहे हो। और ये कितने यूनिट है, ½ यूनिट के बराबर। शॉर्टकट तरीका तो ये है कि ये जो एनर्जी एक दिन में यूज़ करता है वो आधी यूनिट है, जून में टोटल 30 दिन हैं, तो आधे यूनिट के हिसाब से डेली करोगे तो 15 यूनिट आ गया। या एक बड़ा तरीका, आराम से पहले पूरे महीने की एनर्जी कैलकुलेट कर लो जो बल्ब ने कंज्यूम की है और उसको 1 यूनिट की एनर्जी से डिवाइड कर दो, 15 यूनिट आ गया, सिंपल। ये सब तो लॉजिकली सोचोगे तब आप, जब आप प्रैक्टिस करोगे, सोचना तब शुरू कर दोगे जब प्रैक्टिस होती चली जाएंगी। आप 9th में अच्छी मेहनत कर रहे हो, 10th में आपको न्यूमेरिकल में इससे कम दिमाग लगाना पड़ेगा, कम टाइम यूज़ होगा आपका, क्योंकि आप लैंग्वेज बनाना सीख चुके होगे, लैंग्वेज से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख चुके होगे, आपको आदत पड़ गई है। जब आप ये करने लगोगे फिर आप शॉर्टकट ट्रिक्स भी समझने लगोगे कि शॉर्टकट क्या है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप a car of mass 15,000 kg moving at velocity of 72 km/h। ये पावर का सवाल नहीं है, ये वर्क का सवाल आ गया। यानी कि इस सवाल में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है एक कार को रोकने के लिए। देखो मास ऑफ कार कितना है, 1500 kg।
वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखें आप, अब 72 किलोमीटर पर आवर है, ये केजी में है, ये अलग यूनिट हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। क्लियर है। हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दिस इज वर्क डन। इनिशियल, अच्छा हमें पता है कार को रोकना है, तो u तो मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड है और v मेरे पास 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। ये तो सिंपल बात है। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उतना ही वर्क कर दो, बॉडी रुक जाएगी, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, सिंपल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल 0 है, इनिशियल जो था u की स्पीड से कैलकुलेट कर लो। हाफ मास आपके पास 1500 है, ये 20 × 20, इससे काट दो इसको, 10, 15 दूनी 30, तो यही हो गया 2 3 4 इतने जूल, 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज वर्क डन। इतना काम करो तो इतनी स्पीड से चलती हुई 72 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई गाड़ी रुक जाएगी। आपको कितना 3 लाख जूल है ना, चाहो तो 3, इतना सिंपल कर देते हैं इसको, 3 × 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये 3 लाख जूल, सिंपल। इतना वर्क डन करो, काइनेटिक एनर्जी कार की 0 हो जाएगी। आई होप कि समझ में आया होगा। बेटा नोट डाउन जरूर करें, पेन और कॉपी तो आपके पास होगी ही, और अगर अभी तक नहीं निकाला तो यार क्या कर रहे हो, निकालना तो जरूरी था, क्योंकि सिर्फ देखने से न्यूमेरिकल नहीं होंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, खुद ट्राई करना पड़ेगा। टीचर के कराने से कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम आपको देना है, आपको एग्ज़ाम में अपियर होना है, तो खुद ट्राई भी करते रहो। पेन कॉपी निकाल के बैठो, क्वेश्चन लिखने के बाद खुद ट्राई करो और देखो कि मैं कितने आसान सवाल दे रहा हूँ आपको। बहुत आसान सवाल है। A ball is dropped from height of 20 meter. If the energy of the ball is reduces by 50% after striking the ground, how much high can the ball bounce बैक। अच्छा सवाल है, खुद ट्राई करें। आसान, एकदम आसान, आप बड़े आराम से कर सकते हो। आपको ट्राई करना है, ट्राई तो करो। ट्राई करोगे आप देखोगे बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है ये, 20 मीटर हाइट से एक बॉल है, ये बॉल है, इसको ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो एनर्जी बॉल की कितनी होगी, एनर्जी ऑफ बॉल एट ए, मान लो ए पॉइंट पर एनर्जी है, एम, बॉल का मास कितना है पता नहीं, मैं ले लेता हूँ, मास ऑफ बॉल एम, हाइट कितनी है 20 मीटर।
तो m g की जगह g डाल देता हूं और h की जगह 20। ये एनर्जी है बॉल की यहां पर, ठीक है। इसके बाद एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब कहता है बॉल आती है और जमीन से टकराती है। बॉल आई, ऊपर से नीचे आई और जमीन से टकराई, यहां पर साउंड हुआ, हीट हुआ, इसकी वजह से इसकी एनर्जी का कुछ दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो गई, बाकी का 50% लेके गई वो। तो टकराने के बाद जो एनर्जी बचेगी वो जो आपका mgh है इसका 50% है ना, ये सॉरी mg इंटू 20 और इसका 50% यानी 50/100। क्लियर, सिंपल है। इसका 50%, ये एनर्जी आई हमारे पास टकराने के बाद। क्लियर है। देखो तो इसको मैं कर देता हूं mg 20, ये रहा m इंटू जी इंटू 20 यानी 10, ये आई एनर्जी। और हमें पता है कि ये जिस हाइट तक आएगा, जिस हाइट तक ये आएगा, इस हाइट को h डैश मान लेते हैं। अब ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी E डैश इज एनर्जी ऑफ बॉल एट दिस पॉइंट, क्योंकि 50% एनर्जी लूज हो रही है, तो यहां जब पहुंचेगा तो इसकी आधी एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है। और इसकी आधी एनर्जी ये है, यानी कि इस पॉइंट पर जो बॉल की एनर्जी है वो mg इंटू एच डैश है, और वो किसके बराबर है, mg इंटू 10 के बराबर। तो mg कैंसिल आउट हो गया, h डैश कितना आया 10 मीटर, यानी 50% अगर बॉल अपनी एनर्जी लूज करता है तो पहले 20 मीटर पे था, अब 10 मीटर पे पहुंच गया। अगर आपको बोले 60% लूज करता है, सिंपल क्वेश्चन देखो, यहां पर एक शॉर्टकट करते हैं, अगर वो 60% लूज करता तो एनर्जी कितनी बचती, जो mgh डैश होता वो पुरानी एनर्जी अगर mg होती और इसमें से 60% लूज कर दिया बॉडी ने, तो बचा कितना, सिर्फ 40%। इस टोटल एनर्जी का सिर्फ 40%। क्लियर है। तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो क्या होगा, h यहां देखना 40 है ना, तो 2/5 यानी 2h/5, जो हाइट होगी उसका 2/5 बचेगा। सिंपल। ऐसे सवाल है कि कितनी एनर्जी लूज हो रही है, तो 50% लूज हो रही तो बची 50% थी, अगर 60% लूज हो रही तो बची हुई एनर्जी कितनी होगी 40%, तो यहां 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 को क्या किया 2/5, 20 से काट दिया, 22 जा 25 जा, तो पुरानी हाइट का 2/5 हाइट गेन करेगी वो बाउंस करने के बाद। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे कि 50% एनर्जी लूज हुई, 40% लूज हुई, 60% लूज हुई, जितनी लूज हुई वो नहीं लेनी, लूज होने के बाद जो बचा हुआ है वो एनर्जी लेनी है आपको। नोट डाउन कर लें भाई, नोट डाउन तो जरूर करते रहें, खुद ट्राई भी करते रहें, पेन और कॉपी बंद ना करें, रिस्पॉन्ड करते रहें। क्लियर है। A 9 kg and 4 kg mass are moving with equal kinetic energy. Find ratio of मोमेंटम। देखो सिंपल क्वेश्चन, m1 कितना है
9 kg, m2 कितना है 4 kg। कहता है दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, यानी कि हाफ m1 v1 स्क्वेयर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वेयर। कहता है काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है। ठीक है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। तो अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो वो 2km रूट के अंदर, तो अगर मुझे पहले का मोमेंटम निकालना है तो वो 2 आएगा, k आएगा, m1 आएगा। दूसरे का जो मोमेंटम निकालना है वो भी 2k और m। आप देखोगे कि मैंने दोनों के केस में काइनेटिक एनर्जी k लिखी है क्योंकि दोनों की इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, सवाल ने हमें दे रखा है। वरना अगर अलग अलग होती तो k1 k2 आता। अब मुझे इनका रेशियो पूछा है तो मैं p1 बाई p2 करूँगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। वो क्या आ जाएगा, बड़ा सा रेशियो, बड़ा सा रूट 2k m1 2k m2, 2k कट गया, रूट के अंदर m1 m2, सिंपल। अब देखो m1 कितना है 9/4 3:2। तो इस टाइप का सवाल भी आता है। ऐसे ही मोमेंटम इक्वल दे देंगे, काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछ लेंगे। तो सिंपल तरीका है कि अगर मोमेंटम बराबर हो तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो, अगर इसी में मैं कहता इफ मोमेंटम इज इक्वल फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मासेस सेम है, इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूं, इसको राइट डाउन कर लें आप। कहता है मोमेंटम सेम है, यहां पर सवाल कहता है P1 इक्वल टू P2 है, तो K1 क्या आएगा p स्क्वेयर बाई 2m1 और K2 क्या आएगा p स्क्वेयर बाई 2m2, क्योंकि दोनों का मोमेंटम इक्वल है। आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है तो K1 बाय K2 p स्क्वेयर बाय 2m1 और यहाँ पर p स्क्वेयर बाय 2m2, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये, तो m2 बाय m1। और उस केस में रेशो क्या आएगा 4/9। दिस इज K1 बाय K2। तो सवाल को समझना है, फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। देखो कितना सिंपल सा तरीका है। न्यूमेरिकल करते जाओगे, फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट बैठते जाएगा। जब तक आप उसको न्यूमेरिकल को ट्राई नहीं करोगे, फॉर्मूला कभी याद नहीं रह सकता, थ्योरी कभी याद नहीं रह सकती। आपने जीवन में कुछ भी सीखा है, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। डार्विन का सिद्धांत है ना कि जिस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही कहा था ना। मेरी तो बायोलॉजी बड़ी कमज़ोर है, पता ही नहीं है। जिस चीज़ का इस्तेमाल करना बंद कर दोगे वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा ही पढ़ा था कुछ। अब तो ध्यान नहीं है। क्वेश्चन देखो, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल increased by 300%. Find increase in momentum. कहता है काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ गई है, मोमेंटम में क्या फर्क आएगा। देखो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m होता है, ये सॉल्यूशन हमको पता है। और इससे हमारे पास मोमेंटम का एक फॉर्मूला आ गया 2km, p इक्वल टू √2km। देखो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं k मानता हूं और 300% और बढ़ गया,
तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, के और प्लस के का 300%, के का कितने परसेंट निकालना है, 300%, ऐसे तो निकालोगे भाई। नई जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इनिशियल से 300% ज्यादा है, तो के तो पुरानी है और उससे 300% ज्यादा, और तो इससे ये कट गया, तो 3k प्लस के 4k, जो नई एनर्जी आई आपके पास वो 4k आ गई। आपको पता है ये पहला मोमेंटम है, तो दूसरा मोमेंटम क्या आएगा, दूसरी काइनेटिक एनर्जी, और बॉडी का मास तो चेंज होगा ही नहीं, तो उसकी जगह क्या पुट करोगे, 2 इंटू 4k इंटू एम। चाहो तो 4 को बाहर ले लो, 2km रूट के अंदर रखो, ये 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 2km। 4 था, 4 का 2 बाहर निकाल लिया और रूट 2km रहने दिया अंदर ही मैंने। अब आपको पता है चेंज इन मोमेंटम निकालना है आपको, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, यही तो चेंज होगा। फाइनल कितना है, इनिशियल कितना था, इनिशियल के रिस्पेक्ट में। देखो जब आपके मार्क्स निकालने होते हैं कि कितने मार्क्स आपके कटे हैं, कितने मार्क्स कटे हैं, तो कैसे निकालते हो, मान लो आपके 100 मार्क्स का पेपर था, 80 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, ये टोटल मार्क्स हैं, आए इतने हैं आपके, कटे कितने, 20, तो कैसे निकालोगे, 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80, ऐसे तो निकालोगे। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल, फाइनल से मत डिवाइड कर देना, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि आप चेंज जो निकाल रहे हो वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में निकालोगे। अब आप देखो P2 की जगह क्या डालोगे, 2 इंटू अंडर रूट 2km माइनस P1 कितना था, 2km, अपॉन में P1 कितना है, रूट 2km इंटू 100। देखो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये रहा, तो क्या बचेगा, सिर्फ रूट 2km, ये 2 टाइम्स था, उसमें से सिंगल टाइम्स माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2km इंटू में 100, इससे ये कट गया, कितना हुआ, 100%, यानी 100% मोमेंटम में चेंज हुआ है, ध्यान रखना आप, दिस इज 100% चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है, ऐसा ही देखना, यहां पर कह रहा हूं मैं मोमेंटम इंक्रीज कर देता हूं मैं 100% से, काइनेटिक एनर्जी का निकालना है। ऐसा सवाल भी आ सकता है कि मोमेंटम अगर 100% बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी में पड़ने वाला परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ। सिंपल, देखें जैसे ये किया है वैसे ही होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। देखो आप, वही वाला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। अगर मैं पहली काइनेटिक एनर्जी ले लूं तो वो पी स्क्वायर बाय 2m होगा। जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी P2, वो पहली काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका 100%, यानी 2p। जो नई काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मोमेंटम जो है, सॉरी नॉट काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मोमेंटम में इंक्रीज हुआ है 100%। जो नया मोमेंटम है दैट विल बी इनिशियल मोमेंटम और उसका 100% और ज़्यादा, तो इनिशियल मोमेंटम का 100% और ज़्यादा कर दिया, तो P प्लस P 2P, यानी नया मोमेंटम जो है वो पहले वाले का 100% ज़्यादा है, पहले वाले से। पहले वाला कितना था, P था, उससे 100% ज़्यादा, तो P का 100% P ही होता है, यानी 2P आ गया नया मोमेंटम। पहले की काइनेटिक एनर्जी ये थी, नई काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा, नया मोमेंटम विच इज P2 डिवाइडेड बाय 2m, यानी P बाय इसका, सॉरी P2 की जगह क्या कर रहा हूं मैं,
2p का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 4p²/2m। ये नई काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब आपको पता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, K2 - K1/K1 × 100। ये क्या है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज हुआ है। नया मोमेंटम कितना है आपके पास 4p²/2m। पुराना मोमेंटम कितना था आपके पास p²/2m डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम विच इज p²/2m × 100। देखो ये 4 बार और उसमें से 1 टाइम, 4 टाइम्स, ये 4 है और ये 1 है, तो कितना आएगा 3p²/2m। और यहां पर भी क्या है p²/2m और यहां पर 100। देखो p²/2m कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 300%। सिंपल लॉजिक है बच्चों, सिंपल तरीका। तो इस तरह के सवाल आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट करते रहें, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। चैनल आपका है, क्लास आपकी है, टीचर आपका है, तो कमेंट जरूर करें। किसी भी तरह से सोचने की आवश्यकता नहीं है, डेफिनेटली आपके कमेंट में दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।